हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू शालिनी क्लासेस। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप अच्छे होंगे। सभी को गुड इवनिंग है फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी तरफ से। मुझे उम्मीद है कि आपको क्लासेस समझ में आ रही होगी। मैंने इससे पहले 3-4 क्लास आपको दे दी है। डेली मैं 4 PM पे आपकी क्लास ले रही हूँ। 2022 के आप सभी जितने भी नए स्टूडेंट हैं सभी के लिए मैंने यहाँ पर क्लास चलाई हुई है ताकि आपको हर सब्जेक्ट की क्लास फिलहाल दे सकूँ और आपको चीज़ें पूरी रिलेट करके अच्छे से दे सकूँ जैसा आपका सिलेबस में दिया गया है। ठीक है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लिए, लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिलेगा ताकि आप अपडेट रहें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे कि क्लासेस कौन सी कब को चल रही है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर जो सब्जेक्ट है ये पेपर 2 का है। 50 नंबर का पेपर होगा, 25 नंबर इसमें पासिंग होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। ये शिक्षण अधिगम के सिद्धांत पेपर 2 है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्कोरिंग भी होता है जैसा कि जिस हिसाब से बैक लगी हुई है इस बार, जो एक कट ऑफ रहा है कि कितने एवरेज में लगी हुई है आप देख सकते हैं। फेल की मात्रा ज़्यादा है, पास की कम है। उसको मद्देनज़र रखते हुए आपको पढ़ाई बहुत अच्छे से करनी है। एक्सपीरियंस भी आपने भी देख लिया है, पेपर में देख लिया है, तो बिल्कुल भी लापरवाही अब मत करिए। सितंबर से आपका सेशन चालू हो जाएगा, लेकिन चीज़ों को अपडेट करते रहिए, समझते रहिए ताकि आप रिलेट करो, क्योंकि आसानी से सब्जेक्ट आते नहीं हैं। आप जब पढ़ने लगें तब आपको आने लगेगा। ठीक है, तो दिक्कत नहीं महसूस करिएगा। हर चीज़ में टाइम पे आपको दूंगी और समझाऊंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। आप देख सकते हैं चैप्टर फर्स्ट यहाँ पे मैंने स्टार्ट कर दिया था। चैप्टर फर्स्ट यहाँ पे शिक्षण का अर्थ और उद्देश्य था। इसका टॉपिक मैंने पूरा कवर अप करा दिया था। आज की जो वीडियो बने कि आपने थंबनेल में देखा है क्लास है, यहाँ पे मैं परिभाषा और विशेषताओं के बारे में आपको अपडेट करूंगी। तो आइए चलते हैं टॉपिक पर, जहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन और जिनकी परिभाषा है और विशेषताएं हैं उनके बारे में क्या चीज़ें कही गई शिक्षण के लिए उसको जानते हैं। ये रही आपके सामने परिभाषा, जैसा कि आप देख सकते हैं शिक्षण की परिभाषा। ठीक है, परिभाषा अगर ऐसे अनुसार के अकॉर्डिंग से रायबर्न के अनुसार ये नहीं पूछता, आपसे पूछेगा शिक्षण की परिभाषा लिखिए, तो आपको 2 नंबर का प्रश्न रहेगा। आपको अपने हिसाब से कोई परिभाषा लिख देनी, कोई नेसेसरी नहीं है कि इन्हीं की लिखनी है। ठीक है, अगर 1-2 परिभाषा याद कर लेंगे कि रायबर्न ने कहा है, मैंने ने कहा है, कई लोगों ने कहा है, तो वो आप लिख दीजिएगा कि रायबर्न के अनुसार, तो वो एक अच्छा आंसर राइट हो जाएगा। यहाँ पर बात होती है रायबर्न के अनुसार, तो आप कह सकते हैं कि शिक्षण ऐसे संबंध हैं जो बालक को उसकी अंतर्निहित क्षमताओं को विकसित करने में सहायता करते हैं। ये कहा जाता है कि ये एक ऐसे रिलेशन होते हैं जो बच्चे की जो उसकी इनर एबिलिटीज़ होती है, उसकी जो इनर अंदर की स्किल होती है, उसको विकसित करने, उसको डेवलप करने में, उसको शिक्षण का मतलब क्या है, ट्रेनिंग देना, टीच करना। तो आप किसी को अगर रास्ता दिखाओगे, आपके घर में छोटा बच्चा है, कोई भी है, तो आप उनको रास्ता दिखाओ, बेटा ऐसा नहीं करो, ये चीज़ अच्छी है, ये गुड है, ये बैड मैनर्स है, तो बच्चा सीखता है ना। तो या तो कोई आर्ट की ये कला है या कोई नाटक करने की कला है, किसी भी चीज़ की उसके जो अंदर जो अंतर्निहित क्षमता का मतलब होता है कि जो उसके मन में हो, यानी कि जो उसके होता है ना कि हर एक बच्चे में, जैसे 50 बच्चे हैं तो 50 बच्चों के अंदर अलग अलग क्वालिटीज़ होगी, अलग अलग गुण होगा, अलग अलग एबिलिटीज़ होगी। उसी के बेसिस पे ये बात कही जाती है कि शिक्षण ऐसा संबंध है जो बालकों को उसकी जो अंतर्निहित क्षमताएं हैं उनको विकसित करने में मदद करते हैं। अगर आप क्लास में टीचर हैं, एज अ टीचर आप प्राइमरी में जाएंगे, वहाँ पर बच्चे आएंगे, तो कोई बच्चा वक्ता बनना चाहता है, बोलने की अच्छी क्षमता है, तो आप उसको डिबेट में आगे बढ़ाओ। कोई बच्चा अगर अच्छी पेंटिंग करता है तो उसको चित्रकारिता की तरफ आगे बढ़ाए। कोई बच्चा अच्छा गाना गाता है तो उसको गाना गाने के लिए मोटिवेट करिए। तो मतलब जिस फील्ड में जो बच्चा अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, आप उसको उस फील्ड में जब टीच कर देंगे, समझा देंगे, ज्ञान कर देंगे, मतलब ज्ञान बता देंगे, रास्ता दिखा देंगे, तो वही चीज़ है कि उसकी जो अंतर की क्षमता थी, जो उसकी इनर एबिलिटीज़ थी, आपने उसको निखार दिया। ठीक है, तो ये है रायबर्न ने कहा है शिक्षण के लिए। दूसरी बात मैंने साहब ने कही कि शिक्षण बताना नहीं बल्कि प्रशिक्षण। इन्होंने कहा कि शिक्षण का मतलब ये नहीं कि आप क्लास में आओ और नॉन स्टॉप रेडियो की तरह चालू हो जाओ, बक बक करके अपने एक्सप्लेन करो और चलो, नहीं। मैंने ने कहा कि शिक्षण का मतलब, टीचिंग का मतलब है कि आप प्रशिक्षण भी करवाओ, आप ट्रेनिंग भी करवाओ, आप उनको हूबहू चीज़ें को दिखाओ। जैसे आप मैप के बारे में कुछ पढ़ा रहे हो तो एक मैप लेके आओ कि ये इंडिया है, यहाँ पर हम रहते हैं, इस राज्य में रहते हैं, हम यूपी यहाँ पे है, ऐसी ऐसी चीज़ें। अगर आप साइंस के बारे में कुछ पढ़ा रहे तो आप उनको लैब लेके जाओ। पार्क के बारे में कुछ बता रहे तो पार्क दिखाओ। केमिस्ट्री में कुछ पढ़ा रहे तो केमिस्ट्री करवाओ। तो ऐसे आप उनको प्रैक्टिकल बता सकते हो। आप मैथ पढ़ा रहे हो तो उनको 4 से 2 मतलब जो जोड़ बताना है तो आप 4 सेब लो या 4 सेब फिगर में बनाओ। तो ऐसे मतलब वास्तविकता की जो चीज़ें होती है, प्रशिक्षण का मतलब होता है कि आप उनको एक्टिविटी करवाओ। ठीक है, क्योंकि एक्टिविटी वो स्वतः करेंगे और स्वतः करने से वो सीखेंगे। तो यही मैंने साहब ने शिक्षण के लिए अपना रुझान ये रखा कि शिक्षण बताना नहीं है, शिक्षण को कोई बता नहीं सकता, उनको आप प्रशिक्षण करवाओ। ठीक है, तो 2 डेफिनेशन हो गई, होपफुली समझ में आया होगा। फिर देखिए तीसरी है बीओ। इसमें साहब ने क्या कहा, इनके बारे में जानते हैं।
शिक्षण अधिगम को प्रेरित करने वाली एक पद्धति। इन्होंने कहा कि जो शिक्षण है वो अधिगम को, शिक्षण यानी कि टीचिंग, अधिगम यानी कि लर्निंग, तो लर्निंग को उत्प्रेरित करने वाली एक पद्धति। इन्होंने कहा कि एक तरीका है, एक टेक्निक है जिसके द्वारा जो आप जो लर्न करना चाह रहे हो उसको उत्प्रेरित करेगा, मतलब उसको निखारेगा, उसको मदद करेगा, उसको और आगे की तरफ बढ़ाने का अपना प्रयास करेगा। तो वीओ स्मिथ ने कहा कि शिक्षण में ऐसा काम होता है कि जो आपकी ये एक टेक्निक है, इस टेक्निक के द्वारा जो क्षमताएं रहती हैं उनको जो, या तो जो चीज़ आप लर्न कर रहे हो उसको और रास्ता मिलता है और उसको बढ़ावा दिया जाता है, ठीक है, ताकि आप उसको अच्छे तरीके से करो और जिस लिए कर रहे हो उस मुकाम तक आप पहुंच पाओ। फिर यहाँ पे है एलन गेज ने, इन्होंने क्या कहा आइए इसको जानते हैं। शिक्षण एक प्रकार का पारस्परिक प्रभाव। इन्होंने कहा कि जो शिक्षण है, टीचिंग, वो एक प्रकार का प्रभाव है, एक प्रकार का इम्पैक्ट है, एक प्रकार की छाप है, जिसका उद्देश्य होता है दूसरे व्यक्ति के व्यवहारों में वांछित एक उचित परिवर्तन लाना, एक सही तरीके से चेंजेस करना, क्योंकि वहाँ परिवर्तन कई तरीके होता है, पॉजिटिव भी चेंजेस देखने को मिलता है, निगेटिव भी मिलता है। तो एलन गेज ने ये कहा कि अगर आप किसी को टीच कर रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि बस अब आप उनको बस अपना एक कोटा पूरा करो, आप उनको इस उद्देश्य के साथ काम करो कि उनके बिहेवियर में ऐसे सडन चेंजेस आए जो कि उनके लिए आगे चल के वो अच्छे हों, जैसे वो रोज़मर्रा के काम को आगे कर सकें या कुछ अच्छी चीज़ पे पहुंच सकें, अच्छे स्थान पर पहुंच सकें, उनमें जो चेंजेस आए। शिक्षण यहाँ पे यही होगा कि कोई कहे कि आपका अधिगम हो गया, तो अधिगम आप तभी कहोगे जब आपको उस बंदे के अंदर कोई चेंज देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे आप एक्सरसाइज करते हो तो आप तुरंत एक्सरसाइज करोगे तब वो कोई रिजल्ट नहीं समझ, लेकिन आप एक महीने एक्सरसाइज करोगे लगेगा कि हाँ आपने जो है एक्सरसाइज किया है, आपकी बॉडी अच्छी हो गई है, ठीक है। आप डेली रूटीन बना रहे हो, एक महीने के बाद लगेगा कि हाँ आप में चेंज है, तो वो एक अच्छा परिवर्तन होता है। तो यही है शिक्षण एलन गेज के अकॉर्डिंग। फिर स्किनर साहब ने कहा है, BF स्किनर, इनका पूरा नाम बुहास फेडरिक स्किनर, इनके बारे में बहुत सारी डेफिनेशन मिलती है, ध्यान रखिएगा क्योंकि प्रश्न आपको आएगा। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, शिक्षण पुनर्बलन की इंग्लिश में कहते हैं रेनफोर्समेंट, यानी कि फोर्स करना। रेनफोर्समेंट का मतलब है कि ऐसे उत्प्रेरित करवाना या आगे बढ़ाने के लिए रास्ता दिखाना। फोर्स मतलब ये नहीं है कि उनको बाध्यता नहीं देना है, उनको मतलब ऐसे जैसे होता है कभी आप मोटिवेशन वीडियो देख लीजिए तो मोटिवेशन आ जाता है कि हम भी कर सकते हैं, हम भी करेंगे, मन में आ जाती हैं चीज़ें ना देखकर, तो वही है पुनर्बलन। तो शिक्षण पुनर्बलन की आकस्मिकताओं का क्रम है। इन्होंने कहा कि जो टीचिंग होती है वो पुनर्बलन की आकस्मिकताओं का क्रम है, मतलब आप किसी चीज़ को, आप टीचर एज अ टीचर क्लास में है और किसी बच्चे के अंदर कुछ चेंजेस ले आना चाहते हैं या कुछ उनको किसी चीज़ के लिए मोटिवेट करना चाहते हैं, तो आप उनको एक क्रम में करेंगे, ठीक है। एक बैग आप नहीं करेंगे क्योंकि एक बैग नहीं होगी, एक बैग चीज़ें नहीं होती, एक बैग परिवर्तन नहीं होता, एक एक स्टेप से होगा। क्योंकि सीढ़ी अगर आपको चढ़नी है तो आप एक एक स्टेप चढ़ोगे कि छलांग डायक गया तो आप सुपरमैन हो फिर। तो यही बात इन्होंने कही कि शिक्षण में क्या होता है कि पुनर्बलन दिया जाता है, पुनर्बलन का एक क्रम है जिसके थोड़ा धीरे धीरे करके वो उस अंत तक वो अपने उद्देश्य को पहुंच जाता है। तो यही है टीचिंग, ठीक है। क्योंकि कोई आपको टीच कर रहा है और आप कुछ समझ रहे हो, लर्न कर रहे हो, सीख रहे हो, इससे आप आगे बढ़ जाते हैं। तो ये मैंने आपको परिभाषा बता दी। एक परिभाषा और है, वो है योकम और सिम्पसन के अकॉर्डिंग इन्होंने क्या कहा है शिक्षण के लिए, आइए जानते हैं। शिक्षण का तात्पर्य यानी कि जो मीनिंग है उस प्रक्रिया से, एक ऐसे प्रोसेस से है जिसके द्वारा मनुष्य समूह के लोग अपने अपरिपक्व सदस्य को जीवन से सामंजस्य स्थापित करना बताते हैं। मतलब जैसे आप हैं, अभी आपके घर में जैसे कोई बच्चा है, आपसे वो बच्चा है तो अनमेच्योर है, उसको कोई समझ नहीं है, तो आप उसको क्या करो, वो अपरिपक्व है, ठीक है, उसको कुछ नहीं पता, आप उसको रास्ता बताओगे ना, बेटा ऐसा नहीं करते हैं, ये अच्छी बात नहीं है, ये बैड मैनर्स नहीं है, नमस्ते करना चाहिए वगैरह वगैरह चीज़ें, ठीक है, गाली नहीं देनी चाहिए, किसी को किसी लड़ाई नहीं करनी चाहिए। तो आप क्या कर रहे हो, वो बच्चा जो एक न्यूबॉर्न बच्चा है उसको कोई समझ नहीं, आप उनको रास्ता दिखा रहे हो। उसी तरीके से यहाँ पे कहा था कि शिक्षण का मतलब उस प्रक्रिया से होता है जिसमें जो समूह के लोग रहते हैं और जो लोग अनमेच्योर हैं या उनको कोई चीज़ की समझ नहीं, उनको आप सही डायरेक्शन दे दो, सही मैनेजमेंट बता दो, सही इन्फॉर्मेशन दे दो, ठीक है। क्लियर है। तो ये रही, आपको मैंने डेफिनेशन दिखाई, मैंने आपको 3-4 डेफिनेशन दिखाई। आपको नाम के अकॉर्डिंग याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको नाम के अकॉर्डिंग याद करना, बस आपको शिक्षण की 3 लगभग आप परिभाषा याद करके रखेंगे तो आपका काम हो जाएगा। आपको प्रश्न आएगा कि शिक्षण से क्या अभिप्राय है, शिक्षण की परिभाषा लिखिए, आप शिक्षण से क्या समझते हैं, ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को मिलने वाले हैं आगे चलकर आपके एग्जाम में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। होपफुली यहाँ तक आपको समझ में आएगा। कोई दिक्कत अगर होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा कि आपको ये टॉपिक नहीं समझ में, यहाँ आपको दिक्कत हो रही है। अब आते हैं बात कैरेक्टरिस्टिक पे। शिक्षण की विशेषताएं क्या होती हैं, सबकी अपनी कैरेक्टरिस्टिक होती है, उसी तरीके से टीचिंग की भी कैरेक्टरिस्टिक। अब आइए जानते हैं कि जो टीचिंग की कैरेक्टरिस्टिक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्यों है। पहली देखिए, पहला कह रहा है यहाँ पर कि शिक्षण में छात्र
तथा शिक्षक के मध्य आमने सामने उपस्थित होकर अंतःक्रिया होती है। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक ये है कि इस प्रोसेस में, ये एक पद्धति कह सकते हैं, एक टेक्निक कह सकते हैं, ये ऐसी टेक्निक है कि जिसमें आमने सामने एकदम रूबरू होकर सामने एक दूसरे को देखते हुए प्रक्रिया को करवाया जाता है। इस प्रक्रिया को तभी करवाया जाता है जब आप एक दूसरे के सामने होने से क्या होता है कि जैसे आप फ़ोन पे बात करो किसी से तो उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ता, अगर आप किसी से आमने सामने बात कर रहे हो तो उसका ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है, क्योंकि एक्सप्रेशन, चेहरे के हाव भाव पता चलते हैं, आपका आई टू आई कॉन्टैक्ट होता है, वो चीज़ें आपके बात में जैसे वजन ला देती हैं। तो यही बात है कि जब शिक्षण होता है तो छात्र और शिक्षक दोनों के मध्य होता है और दोनों एक दूसरे के सामने प्रेजेंट रहकर यह क्रिया करते हैं। तो एक बात हो गई। दूसरी देखते हैं, शिक्षण अधिगम के लिए प्रेरित करता है। शिक्षण जो होता है वो अधिगम के लिए प्रेरित करता है, लर्निंग के लिए प्रेरित करता है। मतलब क्या है, अगर आपको शिक्षित कर दिया गया है कि आपको हिंट दे, जैसे आप सेमिनार में जाते हो, डिबेट में जाते हो, तो वहाँ पर कुछ चीज़ें आपको मतलब मिलती है ना, जैसे आप लर्निंग की तरफ इन्फ्लुएंस होते हो कि हाँ मुझे भी ये चीज़ करनी है, जाननी है, समझनी। तो वही चीज़ यहाँ पर कही जा रही है कैरेक्टरिस्टिक के रूप में, एक विशेषता के रूप में, कि शिक्षण जो होता है वो अधिगम के लिए प्रेरित करता है, अधिगम के लिए बढ़ावा देता है, अधिगम के लिए आपको उत्साहित करता है कि आप इस चीज़ में आगे बढ़ो और अपने कार्य को सुचारू रूप से आप कर सको। तीसरा देखिए, शिक्षण औपचारिक और अनौपचारिक दोनों होता है, ठीक है। आपको पता है टीचिंग दो तरीके से होती है, एक औपचारिक, एक अनौपचारिक। औपचारिक का मतलब होता है फॉर्मल। क्या होता है? औपचारिक का मतलब होता है फॉर्मल। फॉर्मल का मतलब क्या है कि जहाँ पे आप स्कूल जाते हो, विद्यालय जाते हो, कॉलेज जाते हो, यूनिवर्सिटी जाते हो, तो वहाँ पे आपको फॉर्मल एजुकेशन मिलती है। क्यों फॉर्मल है? क्योंकि वहाँ पे एक टाइम फिक्स है, 8 बजे जाओगे, 5 बजे आप घर आओगे, 4 बजे आओगे, 2 बजे आओगे, तो एक टाइम है, एक पीरियड फिक्स है मैथ का, 1 घंटा हिंदी का, इंग्लिश का, गेम पीरियड, लंच। तो ये सब चीज़ें क्या है? फिक्स हैं। और फिर औपचारिकता कैसे? आप क्लास 5th के हो तो आपको 5th की नॉलेज दी जाएगी, ये नहीं कि आपको 10th का पढ़ाया जाएगा, जी नहीं। आप 5th में हो तो 5th का दिया जाएगा। मतलब आप वहाँ पर जिस उद्देश्य के लिए गए हो सिर्फ आपको वही सिखाया जाएगा, अदर उससे रिलेटेड आपको वहाँ पर कोई चीज़ नहीं दिखाई जाएगी, ठीक है। अब आपको आइसक्रीम खाना है तो आइसक्रीम का ही स्वाद आएगा, उसमें चाट का स्वाद नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, औपचारिक शिक्षा की जो बात है वो औपचारिक की बात यही आती है कि जहाँ पे एक टाइम फिक्स हो, ठीक है, एक निश्चित प्लान वे में काम हो कि यहाँ पे ये चीज़ें होगी, उससे ज़्यादा वहाँ पर आपको कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। और अनौपचारिक जो होता है, औपचारिक को आपको स्कूल से मिलता है, अनौपचारिक जो होता है वो आपकी फैमिली से मिलता है, और अनौपचारिक जो होता है वो इनफॉर्मल होता है। ये आपकी फैमिली से, आपके दादा, चाचा, ताऊ, बुआ, मामी, मौसी, जितने भी लोग होते हैं, मौसी, दानी, ये सब लोग चीज़ों को सिखाने से, बड़े बुजुर्ग होते हैं घर के, तो बताते हैं बेटा ऐसा हुआ करता था, ऐसे ऐसे चीज़ें होती थी, ऐसा नहीं करते हैं। जब आपको कुछ समझ में नहीं आता तो आप बड़े से सलाह लेते हैं, तो वो जो सलाह लेते हैं वो होती है अनौपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा जो होती है वो कहीं भी किसी स्थान पर हो सकती है, उसके लिए कोई स्थान नहीं होता है कि आप वहाँ पर जाओगे तब आपको अनौपचारिक शिक्षा दी जाए। किसी भी स्थान पर आप रहोगे तो शिक्षा को, रास्ते में चल रहे हो, बस में हो, ट्रैवल कर रहे हो, कहीं पे भी हो, तो आपको बहुत कुछ सीखने को, जो आपको अचानक सीखने को मिलता है या कह सकते हैं कि अपने आप सीख जाते हैं, वही होता है अनौपचारिक। तो शिक्षण जो होता है वो दो प्रकार का होता है, औपचारिक भी होता है, अनौपचारिक भी होता है। यहाँ पे बात बताई कि जो मैंने आपको रिलेट करके बताई कि क्या है कैरेक्टरिस्टिक, आप आएगी तो आप लिख सकते हैं, आपको प्रश्न आएगा कि शिक्षण की विशेषताएं लिखिए, तो आप 2 से 3 मैक्सिमम 3 या 4 5 जितना लिख पाएँ आप वहाँ पर आसानी से लिख देंगे, ठीक है। तो नंबर आपको पूरा मिल जाएगा। आगे चलते हैं। 4th देखिए, शिक्षण छात्रों के संवेगों का प्रशिक्षण भी करता है। तो टीचिंग होती है वो छात्रों के इमोशंस को भी लर्न करती है, बताती है कि अगर कोई चीज़ पढ़ाई जा रही है, कोई ऐसा सडन कोई काम हो रहा है तो कैसे एक्सप्रेशन को करना है, या उस एक्सप्रेशन से समझ में आता है कि प्रशिक्षण कैसे दिया जाए मूड के हिसाब से। कभी होता है ना कि टीचर पूछता है अच्छा आज क्या मूड है या किस तरीके से पढ़ना है, तो टीचर कभी कभी उसमें चेंजेस ले आते हैं, तो वो भी एक हेल्पफुल हो जाता है, कैरेक्टरिस्टिक के अंतर्गत आता है। 5th देखिए, शिक्षण बालक को अपने वातावरण में समायोजन के लिए तैयार करता है। जो शिक्षण होता है, टीचिंग होती है, वो बच्चे को इस तरीके से मोटिवेट करती है, इस तरीके से टीच करती है कि उन्हें बताती है कि समायोजन का मतलब होता है एडजस्टमेंट करना, एकोमोडेशन करना इन्वायरमेंट के साथ, यानी कि सोसाइटी में, जिस सोसाइटी में आप रह रहे हो, जहाँ के आप मेंबर, एक नागरिक हो, तो कैसे रहना चाहिए, दूसरे से कैसे बात करनी चाहिए, कितने प्यार से बात करनी चाहिए, किस तरीके से बात करें, उठना बैठना कैसे, कैसे संबंध बनाने चाहिए, तो कैसे रूल रेगुलेशन के साथ चलना चाहिए, ये सारी चीज़ समायोजन में आती है। क्योंकि सोसाइटी के अपने रूल रेगुलेशन होता है, आप गंदगी नहीं कर सकते हो, मीटिंग में आपको आना होगा, और कोई तोड़फोड़ नहीं कर सकते, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर है। तो शिक्षण जो होता है वो बालक को शुरू से ही इस चीज़ को बताता है। बालक को कैसे बताता है? छोटे बच्चों को ग्रुप में कोई काम दे देगा तो एक दूसरे से हेल्प लेंगे, उनकी राय सलाह को मानेंगे, तो यही होता है समायोजन, एक दूसरे के साथ जो है शेयरिंग करना, ठीक है। तो शिक्षण में आपको शेयरिंग का भी जो एक पर्सपेक्टिव है, पक्ष कह सकते हैं, वो भी सिखाया जाता है। 6th पॉइंट देखिए,
शिक्षण एक सुनियोजित और स्वदेश प्रक्रिया, मतलब ऑब्जेक्टिव फुल है, एक पहले से प्री प्लान है। मतलब आप जैसे ये जो है ये फॉर्मल एजुकेशन में, औपचारिक में आ जाता है कभी कभी कि आप टाइम पे जाओगे, 8 बजे जाओगे, आप 2 बजे आप घर आओगे, इतने टाइम पे इतने 5-6 पीरियड्स चलेंगे, तो ये सारी चीज़ें। तो पहले से शिक्षण जो होता है प्री प्लान होता है, पहले से उसके ऑब्जेक्टिव क्लियर होते हैं कि हमको इस ऑब्जेक्टिव तक पहुँचना है या कार्य को सुचारू रूप से करवाना है। तो ये है शिक्षण की दूसरी, यहाँ पे तीसरी कह सकते हैं, आपको एक कैरेक्टरिस्टिक के रूप में आएगा, आप लिख दीजिएगा। नेक्स्ट देखिए क्या है, शिक्षण ज्ञान तथा सूचना प्रदान करने का कार्य करता है। टीचिंग के द्वारा आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, आपको जानकारी मिलती है, आपका ज्ञान बढ़ता है, क्योंकि आपको टीचर है कोई है तो वो गाइड कर रहा है, वो उचित तरीके से गाइड करेगा क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। क्योंकि स्कूल आप जाते हो तो टीचर आपको हर तरीके से पढ़ाने का, समझाने का, बताने का पूर्ण प्रयास करते हैं कि ऐसा नहीं है, ये ऐसे पढ़ना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। हर तरीके की इन्फॉर्मेशन से आपको अपडेट करते हैं, हर चीज़ को आपको बताते रहते हैं। तो टीचिंग में आपको ज्ञान, सूचनाएं, आपको इन्फॉर्मेशन और पढ़ने की चीज़ें, ये सारी चीज़ें के साथ आपको अच्छी एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी आपको देखने को विद्यालय में मिल जाती है। क्योंकि आप सुबह जाते हो तो प्रेयर होती है, तो वहाँ पे एक कोड बोली जाती है, तो वो कोड सीखते हो। कभी कभी बहुत सारे कॉलेज में जो है, स्कूलों में न्यूज़ चलती है, तो न्यूज़ बच्चे सीखते हैं, तो वो हर तरीके से आपकी मदद कर देती है। ठीक है, तो ये रहा 7वां पॉइंट। नेक्स्ट, शिक्षण एक सामाजिक और व्यावसायिक प्रक्रिया है। शिक्षा जो होती है वो एक सामाजिक, सोशल का प्रोसेस और व्यावसायिक प्रक्रिया भी है। क्योंकि शिक्षा के द्वारा कभी कभी आप तो ये कहा जाता है कि उसमें कुछ ऐसे सब्जेक्ट को इंक्लूड करो जो उनको जीविका को चलाने के लिए मदद करें। ये कहा जाता है कि आज की सारी जितनी कमेटियाँ बनी हुई है, आप यशपाल को पढ़े, कोठारी को पढ़े होगे सेकंड सेमेस्टर में, तो पता चलेगा कि व्यावसायिक शिक्षा की तरफ काफ़ी रुझान रहा है। कि कम से कम अगर कोई बच्चे किसी परिस्थिति बस नहीं पढ़ पाते हैं आगे चल के, अगर उनको अपने परिवार का भरण पोषण करना है, तो वो ऐसे कुछ चीज़ों को सीखें। जैसे आजकल PMKY योजना चल रही है, तो वहाँ पर क्या होता है, यही होता है, बच्चों को सिखाया जाता है ताकि वो रोजमर्रा के काम कर अपने रोजी रोटी चला सकें। तो व्यावसायिक शिक्षा को भी उसमें इंक्लूड किया गया है। 9th ही देखिए, शिक्षण कला और विज्ञान दोनों है। शिक्षण जो होता है टीचिंग में जो है साइंस और आर्ट दोनों आता है। साइंस आप सब्जेक्ट के तौर पर ले सकते हैं, और कुछ प्रकृति की चीज़ें घट रही हैं, बादल है, पानी कैसे, तो वो सारी चीज़ें बताई जाती है। कला है, कला का मतलब है कि एक कला होती है सब। देखिए पढ़ते तो सभी हैं, आपने पढ़ा, आप पढ़ रहे हैं, मैं पढ़ रही हूँ, मैंने भी डिलीट किया था, तो बहुत सारी चीज़ें मैंने भी सीखी थी, तो अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, बता रही हूँ, इंडिकेट कर रही, हेल्प कर रही हूँ, तो ये भी एक कला है। जैसे बहुत सारे लोगों को आता तो है लेकिन वो लोग एक्सप्लेन नहीं कर पाते, ये भी एक देखने आता बहुत है लेकिन वो एक्सप्लेन नहीं कर, तो वो एक कला है कि शिक्षण के अंदर वो कला भी देखने को मिलती है। तो 9th पॉइंट हो गया। नेक्स्ट है, शिक्षण प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूपों में होता है। जो टीचिंग होती है वो डायरेक्ट भी होती है, इनडायरेक्ट। डायरेक्ट कैसे है, जैसे आप आमने सामने कहीं बैठकर बात कर रहे हैं तो डायरेक्ट है। इनडायरेक्ट का मतलब है आप कहीं दूर से कुछ सीखे, कहीं बैनर में कुछ लिखा रहा, कहीं पेपर में कुछ छपा रहा, तो वो सारी चीज़ें जो होती हैं वो इनडायरेक्ट हो जाती है। मतलब डायरेक्ट का मतलब है कि आप जानबूझकर कहीं जा रहे हो कुछ सीखने, कोर्स कर रहे हो, कोचिंग कर रहे हो, तो वो डायरेक्ट है। लेकिन आपको अनजाने में कोई चीज़ सीख ली है या आपने कहीं देखा और सीख लिया, तो वो जो होता है वो अप्रत्यक्ष होता है। तो ये बात कही जाती है कि टीचिंग दोनों रूपों में आपको मिलती है, एक डायरेक्ट भी मिलेगी और इनडायरेक्ट भी मिलेगी। ये नहीं कि सिर्फ एक ही तरीके से होगी, आपको दोनों तरीके से इसका लाभ उचित तरीके से उठाने को मिलेगा। नेक्स्ट देखिए, शिक्षण में मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग किया है। टीचिंग के प्रोसेस में, टीचिंग के कार्य में, इस प्रक्रिया के दौरान जो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है, बहुत सारे से प्रिंसिपल हैं जिनका इस्तेमाल किया है, जैसे सरल से कठिन की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर। तो ये सारे क्या है, सिद्धांत है, इनके बारे में आपको बताऊंगी मैं आगे चल के। बहुत सारी चीज़ें आपको देखने मिलेगी। 11 सिद्धांत हैं, कहीं कहीं पे बहुत सारे, बहुत कुछ है, सूत्र 11 है और 6 सिद्धांत से कुछ करके है। तो आपको हर बातें मैं क्लियर बताऊंगी, क्या चीज़ें कहाँ पर है, कैसे आपको मदद मिल जाएगी। ठीक है, तो ये रहा 11वां पॉइंट जो इनके बारे में था। नेक्स्ट है 12वां पॉइंट है, शिक्षण में भाषा के विकास के द्वारा संप्रेषण होता है। अब टीचिंग हो रही है तो भाषा का इस्तेमाल होगा। जैसे मैं आपको टीच कर रही हूँ तो मैं एक भाषा का इस्तेमाल कर रही हूँ ना, तो मैं बात कर रही हूँ, वो तो कम्युनिकेशन प्रोसेस हो गया। लेकिन यहाँ पर जिसका इस्तेमाल करें, जिसके माध्यम से बात हुई, वो क्या, वो भाषा है। तो यहाँ पर क्या है कि मतलब किसी चीज़ का इस्तेमाल करके, तो इसमें टीचिंग में क्या होता है, भाषा का विकास होता है। क्योंकि अगर इंग्लिश की टीचिंग है तो इंग्लिश, वहाँ पे इंग्लिश भाषा आपकी डेवलप होगी। मैथ है तो वहाँ पे मैथ से रिलेटेड चीज़ें होंगी। हिंदी है तो हिंदी भाषा होगी। उर्दू है तो उर्दू भाषा, संस्कृत है तो संस्कृत भाषा का विकास होगा। तो टीचिंग जो आपको पढ़ाया जा रहा है, शिक्षण दिया, तो वो हर चीज़ का शिक्षण दिया जा रहा है, वो हर विषय का शिक्षण दिया जा रहा है। तो आपको हर तरीके से टीच किया जाएगा, समझाया जाएगा, बताया जाएगा कैसे करना है। और ये संप्रेषण की प्रक्रिया के द्वारा यहाँ पे एक भाषा का भी विकास आपका उचित तरीके से हो जाएगा। ठीक है, ये है यहाँ पर इतनी सी बातें। आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है शिक्षण के प्रकार यहाँ पर बताए गए। तो शिक्षण के प्रकार यहाँ पे आप कह सकते हैं, देखते हैं पहला क्या है। शिक्षण के प्रकार भी आ जाएंगे, ध्यान रखिएगा, गलती मत करिएगा। पहला है एक तंत्रात्मक शिक्षण। एक तंत्रात्मक मतलब है कि सिंगल लीडर हो। ठीक है,
एक तंत्रात्मक शिक्षण में शिक्षक का स्थान जो होता है वो शिक्षण प्रक्रिया में अंतर्गत प्रधान माना जाता है। आज का जो टाइम चल रहा है वहाँ पे चाइल्ड सेंटर एजुकेशन चल रही है, ठीक है, कि बच्चा जो कहेगा उसके हिसाब से काम होगा, उसको नेतृत्व में रखते हुए काम किया जाएगा कि बच्चे क्या पढ़ने के इच्छुक है, क्या पढ़ना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं या क्या उनके लिए उचित रहेगा, ये चीज़ें की है। मतलब शिक्षक की बात को पीछे रखा जाता है, टीचर की बच्चे की बात को ज़्यादा ऊपर रखा जाता है आज के टाइम पे। लेकिन पहले के टाइम पे एक तंत्रात्मक की बात की जाए तो पहले के टाइम पे ऐसा कुछ भी नहीं था। पहले टीचर जो कहता था, टीचर ही सर्वोपरि था, राजा था। एक तंत्रात्मक बना है जहाँ पे सिंगल शासन चले, तो सिर्फ शिक्षक का चलता था स्थान, जो शिक्षक का था वो उच्च था, लेकिन बच्चे का जो स्थान था वो गौण था, नेग्लिजिबल था, बच्चे की कोई खास अहमियत नहीं थी। लोकतंत्रात्मक में यानी कि जनतंत्रात्मक यह शिक्षण प्रणाली मानवीय संसाधन पर आधारित है, बच्चों को मानवीय चीज़ों को देखते हुए बनाई गई है। और इस शिक्षण में शिक्षक जो है, शिक्षण एवं छात्र एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। इसमें क्या होता है कि दोनों का क्रिएटिव रोल रहता है, इसमें दोनों के इन्वॉल्वमेंट रहते हैं, दोनों एक दूसरे के रिलेट करते हैं, दोनों एक दूसरे सीखते हैं, प्रयास करते हैं कि कैसे हम उनको इम्पैक्ट मतलब डाल सके, वो मेरी बात को सीखे। तो ये लोकतंत्र शिक्षण काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। तीसरा यहाँ पे है हस्तक्षेप रहित शिक्षण, जिसमें इन्वॉल्वमेंट के रूप में देखा जाए, ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट ना हो। इस प्रकार के शिक्षण करते समय शिक्षक का छात्र के साथ मित्रवत व्यवहार हो जाता है। मतलब ये कह सकते हैं तीसरा जो हस्तक्षेप रहित शिक्षण है ये बहुत अच्छा होता है कि इसमें टीचर और बच्चे का जो एक संबंध है वो शिक्षक गुरु का होता तो है ही, लेकिन वो एक दोस्ती में हो जाता है, ताकि बच्चे अपने आसानी से बिना किसी डर के आपसे प्रश्न पूछ सके, क्या है, कैसे है, ये क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, इसका क्या रीजन है। तो ये सारी चीज़ें तभी पूछ पाते हैं बच्चे जब वो फ्रैंकली टीचर उनसे बिहेव करे। अगर उनको बहुत ही सख्त स्वभाव अगर आप रखेंगे तो आपसे नहीं, आप टीचिंग करने जाएंगे तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर काम आएंगी। ये जितनी भी चीज़ें आपको पढ़ाई जा रही है वो इसलिए बताई जा रही है क्योंकि आप प्राइमरी में जब कल को आओगे तो ऐसे बच्चे आपको देखने में, तो आप कैसे उनको टीच करोगे, कैसे उनको प्रॉब्लम को निकालोगे बाहर से, कैसे सबको साथ में लेकर चलोगे। इसीलिए ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर ये 2 पेपर एजुकेशन के लिए इसीलिए डाले गए हैं। और बच्चे को कैसे उचित विकास कर सकते हैं, कैसे प्राइमरी में है तो कैसे सिखा सकते हैं, उसी के बेस पर ये यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, इतना हो गया। अब देख सकते हैं कि यहाँ पे शिक्षण के 3 चर होते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार आता है कितने चर होते हैं तो आपको बताना होगा 3 कौन कौन से, एक शिक्षक, एक छात्र और एक पाठ्यक्रम। शिक्षक नहीं होंगे तो ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा क्योंकि कोई पढ़ाएगा नहीं। अब फिर बच्चों का भी होना चाहिए क्योंकि शिक्षक किसको पढ़ाएगा, दीवालों को तो पढ़ाएगा नहीं, बच्चों को पढ़ाएगा। फिर किसके थ्रू पढ़ाएगा, कुछ तो पढ़ाएगा, एक दिन बोलेगा 2 दिन, लेकिन एक माध्यम चाहिए। तो माध्यम क्या है, पाठ्यक्रम। बिना इन तीनों के शिक्षण का कार्य हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है कि अगर शिक्षण करवाना है तो शिक्षक को इन 3 शिक्षण में, यहाँ पे शिक्षक के 3 चर नहीं होगा, शिक्षण के होगा। किसके होगा, शिक्षण के होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे शिक्षण होगा, शिक्षण के 3 चर होते हैं। काफ़ी इन तीनों का अपना अहम रोल है। तीनों अपने अपने विभाग के नेता कह सकते हैं जो ये कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, यानी कि शिक्षण में पूरी तरीके से मदद करते हैं कि आप एक उचित सही तरीके से कैसे आप शिक्षण कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। ये क्लास यहीं तक कंडक्ट करते हैं। मैंने आपको आज काफ़ी अच्छी बातें बताई, परिभाषा बताई, मैंने आपको प्रकार शिक्षण का बताया, मैंने आपको विशेषताएं बताई। आपको आएगा शिक्षण की विशेषताएं लिखिए तो 5 विशेषताएं लगभग लिख दीजिएगा। 2 नंबर पूछता है और एक अति लघु उत्तरी में पूछता है तो 1 नंबर में आप 3 लिख दीजिएगा। ठीक है, ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। प्रकार मैंने बताया है, नाम भी पूछता है, संख्या के रूप में भी पूछता है। तो कई सारी चीज़ें आपको अलग अलग तरीके से पेपर करवाऊंगी, सीरीज़ करवाऊंगी, तो हर चीज़ें आपको टाइम से टाइम बताऊंगी, तो दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, होपफुली आपको आज समझ में आएगा, समझ में आप पाए होंगे कि क्या चीज़ें यहाँ पर बताई जा रही हैं। पेपर 50 नंबर का है और इसमें शिक्षण अधिगम की क्लासेस में ज़्यादा बैक लगी है इस बार की। देख सकते हैं आप, मेरे कमेंट बॉक्स में जाइए तो आप देख सकते हैं अलग अलग वीडियो में बहुत सारी बैक लगी हुई। तो ये गलती आप ना रिपीट करें, आपके साथ ना हो, इसीलिए मैं शुरू से मेहनत कर रही हूँ और मैं आपको 15 दिन पहले क्लास प्रोवाइड कर रही हूँ। ठीक है, आप लोग डेली क्लास को ज्वाइन करेंगे तो ये क्लास मैं आपकी 2 कर दूँगी ताकि आपके कोर्स भी कंप्लीट हो और आप अच्छे से पढ़ सके, कंप्लीट कर सके कोर्स को। होपफुली क्लास इंटरेस्टिंग होगी, समझ में आएगा, कुछ अच्छा सीखे होंगे आप आज की इस क्लास में। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग टू एवरीवन।